अगर दो रास्ते मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचने का तरीका बदल सकता है, और ऐसा ही कुछ होता है वेक्टर्स को जोड़ते समय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स, भौतिकी, हिंदी माध्यम में, इसमें हम थर्ड चैप्टर के जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक को आज हम ध्यान से समझेंगे, और वो टॉपिक है सदिशों का योग। इससे पहले हमने ये समझा कि सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें दर्शाया जाता है, एकांक सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है और सदिश होने की नियम क्या क्या है। तो वो सारी चीजें हमने उसमें देखी थी, और अब हम समझेंगे कि आखिर सदिशों को जोड़ा कैसे जाए। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि अगर अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना है तो वो जो हम अभी तक जो हमारी मैथ्स में हम जो ऑपरेशन करते आए, जिस तरीके से करते आए वैसे ही हमें करना होता है, लेकिन सदिश में तरीके बदल जाते हैं। सदिश का अपना कुछ तरीका है जिससे वो जोड़ को प्रदर्शित करता है। तो आइए अभी हम अधिक टाइम नहीं लेते हुए इस टॉपिक को आज समझते हैं। सदिशों का योग। सदिशों को जोड़ने के कुछ नियम यहां पे बने, जिसमें से पहला नियम है त्रिभुज का नियम, और उसके बाद है समानांतर चतुर्भुज का नियम, वो हम इसके बाद समझेंगे। तो अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आप चतुर्भुज के नियम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सदिशों के योग का ये त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता हो, तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इस सदिशों के योग के नियम को त्रिभुज का नियम कहते हैं। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें फील ऐसे हो रहा है जैसे कि हमारे सिर के ऊपर से ये जा रहा है, कि कुछ भी समझ नहीं आता है, ये हो क्या रहा है, क्या कह दिया, इतनी सारी बातें। तो अभी हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ये नियम कहना क्या चाहता है। तो ध्यान से देखेंगे, इस नियम में बोला गया है कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए। हम एक त्रिभुज बनाते हैं और उसमें दो क्रमागत वेक्टर्स को यहां पे बनाते हैं। मान लो ये आपका एक वेक्टर इस दिशा में, ठीक है, और दूसरा है इस दिशा। त्रिभुज की मैंने दो भुजाएं बना दी, एक ये वेक्टर से और दूसरा इधर। तीसरी भुजा भी मैं बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए इजीली। अब ध्यान से देखो यहां पर, इस परिभाषा का क्या कहना है? इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता हो, तो ये देखो त्रिभुज की दो क्रमागत, ये देखोगे आप, ये एक आपका वेक्टर और ये एक आपका वेक्टर, ये दोनों क्रमागत है, ठीक है। तो तीसरी भुजा जब इन सदिशों का जो परिणामी है वो विपरीत में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा, इस सदिशों के योग को त्रिभुज नियम कहते हैं। ये आपकी तीसरी है, यहां पे इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इसके विपरीत मानी जा सकती है, विपरीत है, इनको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, मान लो इसका नाम है ए वेक्टर और इसका हम नाम रख देते हैं बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो परिणामी है, इन दोनों का जो परिणामी है वो ये तीसरा वेक्टर होगा, जो यहां से यहां तक ये जो आपका गया है
जो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपका, इसको नाम दे दो सपोज O, ये पॉइंट से यहां पे जुड़ रहा है, इसको कह रहे हैं, या इसको मैं नाम देता हूं P, इसको दे देता हूं Q। तो ये जो OQ है ना, वो इन दोनों का परिणामी सदिश है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें कि C वेक्टर जो है वो है आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बात समझ में आ रही? यहां लिखा है, माना दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर है, मैंने वहां स्मॉल में ले लिए, जिनका परिमाण व दिशा में डेल एक्स वाई जेड की दो क्रमागत भुजाओं एक्स वाई वाई जेड द्वारा निरूपण किया गया है। ठीक है, हम इसी के अनुसार कर देते हैं इसको। इसको हम उसी से कर देते हैं जैसा उसमें हमने लिखा है। तो ये है, सपोज ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, और ये आपका x y और ये y z। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हो गया कि जिनका परिमाण और दिशा में डेल एक्स वाई जेड की दो क्रमागत एक्स वाई और वाई जेड द्वारा निरूपण किया गया है। आप ये इग्नोर करना, ये तीर हट गए हैं, वो यहां थे। ठीक है, एक्स वाई और वाई जेड के ऊपर थे। तो यहां पे आप देख सकते हो, हमने एक्स वाई और ये वाई जेड से इसको रिप्रेजेंट किया, और ये सदिश A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। तो इसका ये कहना है कि जो परिणामी है, ये परिणामी वेक्टर है आपका, ये परिणामी इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी सदिश। फिर इसकी लंबाई किससे रिप्रेजेंट होगी इनकी, उसको हम C या फिर मॉड C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या ये भी सही है कि C बराबर से A धन B? A क्या होगा, सिर्फ यहां पे A परिमाण होगा इसका, B इसका परिमाण होगा, और C। तो क्या ये नियम ये भी कह रहा है कि इनके परिमाणों का योग भी इसके बराबर होगा? ये गलत है, ऐसा नहीं कह रहा है, ये रॉन्ग है। वो कह रहा है कि जो पूरा सदिश है, पूरा का पूरा वेक्टर इस परिणामी के बराबर होगा। तो अब हमें इसमें इनको ऐड करके, इनको हमें इसमें हमें निकालना है कि आखिर C की वैल्यू क्या होगी, C का परिमाण क्या होगा, C वेक्टर का परिमाण क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक चीज करते हैं कि हम यहां से ये जो y है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहां तक सपोज। ठीक है, ये z की लाइन, और z से भी हम एक परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत लाइन यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, इसको पीछे की ओर ले लिया थोड़ा, और z से हमने नीचे की ओर एक लंबवत लाइन डाली। और इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अच्छा, A और C के बीच का जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। ये है हमारा अल्फा। और यहां पे एक एंगल है, यहां पे भी एक एंगल होगा, इसको हम कहेंगे थीटा। यहां पे भी एक एंगल बन गया, ये हमने अज्यूम किया है क्योंकि हमें अभी सॉल्व करना है इस चीज को। हमें निकालना है इसका परिमाण, क्योंकि नियम ये कह रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका परिमाण निकालना है। और यहां से यहां तक एक्स वाई जेड, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, W। ठीक है, तो W नाम दे दिया मैंने इसको। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या क्रिएट हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक समकोण क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल तो है जिसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ दिख रहा है, तो उस हिसाब से लंब हो गया ये WZ, आधार हो गया XW, और कर्ण हो गया आपका ये XZ। ठीक है, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मान के चलूं समकोण में, तो उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं कर्ण क्या है, XZ। सो वो नियम क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे एक्स जेड, तो एक्स जेड मैं स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट कर देता हूं। लंब क्या हो गया आपका यहाँ पे डब्ल्यू जेड, तो मुझे डब्ल्यू जेड की वैल्यू नहीं पता है अभी, मुझे एक्स वाई की पता है कि ए है, लेकिन एक्स डब्ल्यू की मुझे नहीं पता है, तो वो अभी हम इसमें निकाल लेंगे। तो लंब इसमें हो गया आपका डब्ल्यू जेड का स्क्वायर प्लस एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर, एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो आप, एक्स डब्ल्यू बेसिकली क्या है, एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं यहां पे, डब्ल्यू जेड का स्क्वायर प्लस एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया अभी हमारा। ये एक्स जेड क्या हो गया अब हमारा सी से रिप्रेजेंट करेंगे उसे, सदिश नहीं, ठीक है, परिमाण है ये, हम वेक्टर नहीं निकाल रहे उसमें, है ना। ये तो हमें नियम पता है कि ये वेक्टर जो होता है वो दोनों के का परिणामी होता है, हम इससे परिमाण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक आया, इसमें अभी हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड में देख लेते हैं क्या आया था। C इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड का एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू का वाई डब्ल्यू का स्क्वायर, ये था हमारे पास। तो अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो डब्ल्यू जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई को क्या लिख सकता हूं और वाई डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं। यहां पे आप देखिए, यहां अगर आप देखो तो एक्स वाई को मैं ए लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स वाई का जो परिमाण है वो ए है। मैं वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड को क्या लिखूं, यहां पे तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। आप ध्यान से देखो, ये जो छोटा ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें एक एंगल लिया है हमने थीटा। ठीक है, तो थीटा की मदद से हम इन दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप देखो, मैं कॉस थीटा और साइन थीटा से मैं निकालता हूं, यहां पे मैं यही कर देता हूं, कॉस थीटा उस छोटे वाले ट्राइंगल में, कॉस थीटा माना क्या होता है आपका, आधार अपॉन कर्ण। सो आधार क्या है आपका, आधार क्या है इस ट्राइंगल में, डब्ल्यू वाई, वाई डब्ल्यू, और कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका, सॉरी, कर्ण है आपका ये वाई जेड मतलब बी। ठीक है, वाई जेड का परिमाण कितना है, बी, तो ये हो गया आपका बी। तो यहां पे आपको वाई डब्ल्यू कितना मिला, वाई डब्ल्यू मिल गया आपको बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको वाई डब्ल्यू की वैल्यू मिली। दूसरा साइन थीटा से भी हम निकाल लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब अपॉन कर्ण। तो ये कितना हो गया, लंब कितना होगा, आप पीछे देख लो, लंब ये, हाँ, लंब कितना हो गया डब्ल्यू जेड, लंब डब्ल्यू जेड अपॉन कर्ण कितना हो गया आपका बी, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू जेड अपॉन बी। तो यहां डब्ल्यू जेड की वैल्यू निकाल लो आप, डब्ल्यू जेड आ गया आपका बी साइन थीटा। ठीक है, और ये वाली को भी हम एक इक्वेशन दे देते हैं A12 और ये इक्वेशन ए कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो समीकरण ए में
1 व 2 से। अब पूरा लिखना है, पूरा लिख दो। यहां पे हो जाएगा ये आपका समीकरण C बराबर से WZ क्या था आपका, तो WZ था ये B साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा XY प्लस YW। तो XY तो आपका A है, तो A प्लस YW कितना हो गया B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बस मैथ से इसमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा होगा। ये मैथ्स के आपके नियम। यहां पे अगर आप देखो अब क्या होगा, क्या हम यहां से B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनमें से B स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो इसको अगर हम कॉमन ले लें, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैथ्स में कितना होता है, ये होता है आपका 1। ठीक है, तो हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे B स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट अगर मैं सही से लिख दूं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आ गया आपका क्या, यहाँ पे आप साइड में मेंशन कर दो, साइड में क्या मेंशन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है 1। तो फाइनली हमारा इसमें जो परिमाण आया, वो परिमाण कितना आया, परिमाण आया आपका ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारा परिमाण आ गया। और अगर ये हमारा इसका परिमाण आ गया, अगर हम बात करें इस एंगल अल्फा की, तो मैं यहां कर दे रहा हूं इसको, ये नेक्स्ट पेज का है तो यहां लिख दे रहा हूं नेक्स्ट पेज। तो अल्फा निकालना है हमें। ये आपका क्या है, आपका एक कोण मान के चल लो आप, समकोण है आपका ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको पता है इस कोण को के लिए हम जनरली 10 को यूज कर लेते हैं, 10 अल्फा। तो मैं 10 अल्फा ले लेता हूं यहां। तो 10 अल्फा बराबर से क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, WZ कितना है, तो आप देखो WZ है आपका B साइन थीटा। ठीक है, और तो वो वहां लिख दो आप, माना इसको अगर चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका B साइन थीटा, ये B साइन थीटा हो गया, और ये आपका B कॉस थीटा, B कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका B साइन थीटा अपॉन B कॉस थीटा। मिस्टेक भी आना, सॉरी ये गड़बड़ था। B साइन थीटा अपॉन आधार जो होगा वो पूरा होगा ना, A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा। मतलब आधार कितना है हमारा, यहां आप देखो तो वो है YW प्लस आपका XY प्लस YW। तो वो कितना है, XY है आपका A प्लस B कॉस थीटा। ये आ गया आपका 10 अल्फा। और अगर अल्फा की बात करें तो ये आपका 10 अल्फा हो गया, और यदि अल्फा की बात करें तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका कोण इसके बीच का। तो इसमें हमने ये देखा त्रिभुज नियम में कि अगर जो क्रमागत जो आपके वेक्टर्स है
उनका जो परिणामी है त्रिभुज का तीसरी भुजा होती है। तो वो हमने यहां से फाइंड आउट किया कि इनके बीच में कोण कितना बनेगा, ए और सी के बीच में, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना कोण बनेगा, और साथ ही साथ में सी परिमाण की वैल्यू क्या होगी, और साथ में ये कोण के बारे में हमने देखा। इसके बाद जो समानांतर चतुर्भुज का नियम, ये बिल्कुल त्रिभुज के नियम के जैसा ही है। आप देखोगे इसे हम एज इट इज ही करेंगे तो सारी चीजें रिपीट होगी। तो मैं आपको पहले ही वो चीज बता रहा हूं, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाता हो, तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। लेकिन विकर्ण उसी बिंदु पर खींचा गया हो जिस बिंदु पर वे दोनों संलग्न भुजाएं खींची गई है। इस सदिशों के योग को समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। जैसे बहुत सारी बातें उसमें लिखी, हम इसको अभी बना के देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज यही बना लेते हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं मैंने समांतर चतुर्भुज की बनाई। तो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं बनाने पे अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज करनी पड़ेगी, वो है कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आगे की ओर। ये दोनों को जहां ये आगे की ओर मिलेंगे, मुझे बिल्कुल एज इट इज ये सदिश के बराबर यहां और इसके बराबर यहां पे इसको जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल। ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, हो सकता है थोड़ा इसमें चेंज दिखे आपको, ठीक है। और यहां से इसके, ठीक। तो ये समांतर चतुर्भुज, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक कोण, इन दोनों के बीच में एक कोण है, ये आपका पूरा का पूरा थीटा, ठीक है। अब इसका कहना है कि अगर दो समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं इस तरीके से, तो उनका जो परिणामी है वो उनके विकर्ण के बराबर होगा। तो उनका जो विकर्ण है, और वो कहां से निकलना चाहिए, जहां से वो दोनों जो भुजाएं हैं वो शुरू हो रही हो। तो यहां देखो, देखो यही नियम है इसमें, इसमें लिखा है इस नियम के अनुसार ये दो सदिशों का परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाता है। संलग्न भुजाएं, तो उनका जो परिणामी होगा वो उनके विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, लेकिन विकर्ण उसी बिंदु पर खींचा गया हो जिस बिंदु पर वो दोनों संलग्न भुजाएं खींची गई है। तो इसे कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखो ये जो पॉइंट था, यहीं से अब विकर्ण मुझे यहां तक लेना है। तो विकर्ण, तो मैं यहां से तीसरी भुजा तीसरा निकाल देता हूं इसको। ये जो विकर्ण है ये हो गया। तो मैंने इनको क्या किया, पहले दोनों को एज इट इज यहां पे जोड़ा, ठीक है। अब जहां से संलग्न भुजाएं हमारी शुरू हुई है, वहां से विकर्ण को निकाला और उसको यहां तक बना दिया। तो अभी इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा सी वेक्टर, ठीक है। पहले भी हमने सी वेक्टर नाम दिया था। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। तो और इनके बीच का एंगल ये कहलाएगा अल्फा, ए और सी के बीच का। तो सदिश जो होते हैं, इनकी एक विशेषता है कि सदिश को समानांतर में, पैरेलल में हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो कहीं भी एज इट इज शिफ्ट हो सकता है। तो यहां पे भी हमने ऐसे ही समझो कि इस सदिश को अगर उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, सपोज ये सदिश को उठा के मैंने यहां रख दिया, तो आप देखो क्या हो जाएगा, वो सेम ट्राइंगल बन जाएगा, सेम ट्राइंगल बन जाएगा। देखो कैसे, मान लो इस सदिश को मैंने उठा लिया, ये सदिश है, और ये सदिश को उठा करके मैं यहां रख देता हूं। ये देखो अभी थोड़ा सा इससे अंतर आएगा, बट ये एज इट इज ही है, समझ लो इसको, आप इसको देख लो, ठीक।
ये सदिश को मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया अभी के लिए, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां तो वापस से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। और ये जो है यहाँ पे इसका भी वैल्यू कितनी होगी, परिमाण इसका भी कितना होगा, इसका परिमाण भी बी ही होगा, ये बी ही कहलाएगा, ये बी वेक्टर ही मान लो इसको भी। तो परिमाण इसका बी होगा, यहाँ का ए और यहाँ का सी। तो अगर समांतर चतुर्भुज के नियम को भी देखो तो ये त्रिभुज के नियम जैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको अब वापस वैसे ही यहाँ पे जोड़ दूं जैसा मैंने पहले किया था, जैसा मैंने यहां पहले किया था, यहां से लंब डाल दिया और यहां से इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर यहां देखो तो ये 90 का एंगल हो गया, सेम चीज हो गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, सेम समांतर चतुर्भुज की भुजा को यहां रख के देख लिया, वो यही है, बट मैं बस यहाँ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि कैसे इसको त्रिभुज के नियम में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। और दोनों का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है। नियम आप कोई भी फॉलो करो, आप त्रिभुज का नियम लगा लो, आप समानांतर चतुर्भुज का नियम लगा लो, लेकिन सारा का सारा सॉल्व वैसे ही होगा और आंसर भी वही आएगा। तो यहाँ पे सेम चीजें फॉलो होगी जो हमने किया था। मान लो यहाँ पे थीटा हम लेके चले थे और इसको हमने मान लिया, यहाँ पे ओरिजिन को मान लिया हमने, ओ मान लिया, ठीक है। हमने पहले क्या माना था, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, तो वही मान लेते हैं हम। यहां पे एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका जेड और ये हो गया आपका डब्ल्यू। अगर आप सेम चीज को फॉलो करो, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय को आप यहां पे लगाओ तो क्या आएगा, ये लगाता हूं मैं त्रिभुज एक्स डब्ल्यू जेड में। तो क्या होगा आप देख लो, तो कर्ण है हमारा C, आधार है A प्लस डब्ल्यू वाई और ये डब्ल्यू जेड, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं। तो मैं अब यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूं, C बराबर से आपको मिलेगा, क्या होगा यहाँ पे, एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर, सॉरी लंब डब्ल्यू जेड का स्क्वायर प्लस आधार एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू का स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू का स्क्वायर। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये सब सेम है, ये सारी चीजें सेम है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे कर रहा हूं, फाइनल आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सेम चीज आएगी, कोई फर्क नहीं है। और अगर हम अल्फा की बात करें, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा भी आपका सेम ही आएगा इन परिस्थितियों में, वो रहेगा, क्या था यहां पे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही आएगा आपका। हाँ, यदि आप चलो इस ये वाला जो आपका सदिश था जिसको हम उठा के इधर लाए थे, मैं इसको अगर यहां वापस रख दूं, मैं इसको वापस रख देता हूं यहां, ठीक है, इसको मैंने वापस रख दिया है, ठीक है। तो ये अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अल्फा जो है, अल्फा कोण है आपके ए से सी की ओर, ठीक है, ए से सी। थीटा पूरा का पूरा ए और बी के बीच का कोण है, लेकिन ए और सी के बीच में अल्फा है। और मान लो अगर आपको बीटा बी से सी की ओर में कोण निकालना हो, तो बी से सी की ओर में इसको आप नाम दे देंगे बीटा, बी से सी की ओर, बी से सी की ओर अगर एंगल आप देखेंगे तो वो कितना, थीटा तो दोनों का मिला के है, ए और बी के बीच का।
अगर बीटा आपको निकालने बोला जाए यहां से, तो सिंपल आपका कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें बस एक चीज आपकी बदल जाएगी, टेन बीटा बराबरी से ये हो जाएगा बी की जगह ए की जगह बी, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से चीज चेंज हो जाएगी, है ना। वो आप करके भी देख सकते हो, बहुत इजी है वो चीज को, आप इसको ध्यान रखो। टेन बीटा बराबर से ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, बस ए और बी में दोनों में चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखा जाए अगर आपने त्रिभुज के नियम को समझ लिया तो समानांतर चतुर्भुज का नियम बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। फिर हम अभी देखेंगे इसी में स्थिति सदिश को। आखिर पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसको समझाता हूं कि आखिर स्थिति सदिश क्या है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्थिति सदिश। तो मैं एक्सिस बना लेता हूं दो, ठीक है, और एक ये आपकी एक्स और वाई एक्सेस है। ये आपकी एक्स और वाई एक्सेस, ये एक्स और ये वाई एक्सेस, ठीक है। तो एक्स और वाई है इसमें, तो आपको बोला गया है कि कोई पॉइंट P है, यहां एक पॉइंट P है जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, जिसके जो बिंदु है वो है x और y। इसका कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे इस पॉइंट की दूरी क्षैतिज में, अगर मैं इसको ऐसे डाल दूं, आप देखो, अगर इसको ऐसे से डाल दे, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है, तो इस स्थिति में ये जो है आपका, ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x, यहां से यहां तक, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हो जाएगी y। कहने का मतलब ये कोऑर्डिनेट्स ये बताते हैं। तो ये जो बिंदु है x और y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इस एक्स वाई प्लेन में, इस समतल में। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि यहां बोला गया है कि आपको इस पॉइंट के लिए सदिश बनाना है, ठीक है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, कि इस बिंदु को दर्शाने के लिए आपको यहां सदिश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम वो सदिश? वो सदिश हम बनाएंगे कि हम इसके ओरिजिन से सदिश को लेके जाएंगे और इस पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट के लिए इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये, और इसको अगर हम नाम दे दें कुछ भी, इसको आप P वेक्टर ही नाम दे दो, अगर सपोज P वेक्टर। तो किसी भी बिंदु को बताने के लिए हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस P सदिश को मैं कैसे बताऊंगा यहाँ पे, P सदिश को? तो यहाँ पे ये बताया, अगर मुझे इस P सदिश को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसके लिए होगा x i कैप प्लस y j कैप। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि तीनों एक्सिस को हम कैसे करते हैं, ये आपकी x, ये आपका i कैप हो जाता है इस तरफ, और ये होता है आपका j कैप। जो एकांक सदिश हम रिप्रेजेंट करते हैं वो i और j से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे अगर आपको P पॉइंट पे स्थिति सदिश दिखाना है तो आप वो निकालेंगे किस तरीके से, x और y से। तो यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि x दिशा में i कैप के साथ दिखाएंगे और यहाँ पे j कैप के साथ में। तो कंप्लीट इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण इस तरीके से बनेगा P वेक्टर का इस पॉइंट के लिए। अगर हम परिमाण की बात करें, अगर हम परिमाण की यहां पे बात करते हैं,
तो परिमाण कितना होगा p वेक्टर का, वो होगा इन दोनों के x और y के परिमाणों के स्क्वायर रूट के बराबर। ठीक है, ये आपका जो होता है ये पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया है ना। तो अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा कैसे रिप्रेजेंट होगी, ये जो दिशा है आपकी, सॉरी p, अगर दिशा की हम बात करें p कैप, तो वो हो जाएगी आपकी ये पूरा सदिश x i कैप प्लस y j कैप अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहां से देखें तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में प्लस ये आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका जे कैप। ये आ गया आपका इस पोजीशन का एकांक सदिश। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी पॉइंट पे किस तरीके से उसको सदिश के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। तो एक जनरल उसका फॉर्म आ गया। अच्छा, ये तो हमने एक समतल में लिया है, एक तल में एक्स वाई क्या हो गया, एक तल हो गया। अगर मान लो तीन तल हो, सपोज यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी आ जाए, z अक्ष भी इसके अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा, आप देखो। अगर यहां पे इस तरीके से हो गया, आप पहले तो समतल को समझ लो, तल क्या है, तीन समतल किसे कहेंगे। ये आपका एक्स तल हो गया, ये आपका y मतलब एक्सेस हो गई, और ये हो गई आपकी z एक्सेस। ठीक है, तो अगर हम इसमें तल की बात करें, ये हो गया आपका x, ये y और ये z, और उसके माध्यम से i कैप, j कैप और k कैप। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये वाला तल xy हो गया, ये वाला तल yz हो गया, और ये वाला तल आपका zx हो गया या xz। ठीक है, होगा नहीं होगा कैसे, आप देखिए। अगर ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपका xy तल में है, तीन है इसमें, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक z एक्सिस है। तो xy तल आपका ये बोर्ड हो गया। ठीक है, yz तल ऐसे आएगा, ऐसे, और xz तल यहां आ गया, है ना। अगर इस कॉपी को हम देखें तो ये ऐसे में है तो ये xy तल में है, अगर ये ऐसे में है तो ये yz तल में है, और अगर ये ऐसे में है तो ये zx तल में है। तो इस तरीके से तीन तल है ये। यहां पे आपको जो दिख रहे हैं क्या हो गया, ये सब आपके तीन तल है जो यहां पे रिप्रेजेंट हुआ है। कौन सा था ये आपका xy तल, ये आपका zx तल, और ये आपका yz तल, ये सब समतल। ठीक है, xy तल, zx तल और yz तल। तो अगर तीनों ही एक्सिस के लिए अगर आपको पॉइंट वेक्टर एक निकला हुआ है, मान लो यहां पे एक निकला है, एक एकांक सदिश, इसको अभी हम मिटा देते हैं। तो यहां पे एक हम सदिश डाल लेते हैं, मान लो ये एक आपका ये, ठीक है, सपोज ये एक आपका हो गया, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट P x y और z के लिए। ठीक है, तो अगर इस P के लिए, इस
इस पी पॉइंट के लिए हमने जो सदिश बनाया है पी वेक्टर, ये तीनों का एक तीनों इसमें है त्रिविमीय में, आप समझो। तो पी एक्स वाई जेड, तो इसमें आपका सदिश कैसे बनेगा? आपका सदिश होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपका जो परिमाण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका एकांक सदिश क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा, अगर मैं इसको करूँ सॉल्व, ये पूरा का पूरा आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर इसको हम इंडिविजुअली ले लेंगे तो ये सबके साथ अलग अलग आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया, ये जे कैप है ना, ये जे कैप और ये के कैप। तो इस तरीके से आपका ये वेक्टर निकल आएगा तीन तल के लिए, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर किसी बिंदु पर स्थिति सदिश को दर्शाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, अभी द्विविमीय गति क्या है, इस पर तो हमने अभी तक बात ही नहीं की। दो डायमेंशंस के अंदर होने वाले मोशन को हम कहते हैं द्विविमीय गति। दो डायमेंशन, जैसे अभी हम देख रहे थे उसमें तीन तल दिख रहे थे हमें। एक तल था एक्स वाई, एक्स और वाई, वो एक समतल था, फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स। तो अगर हम इसको यहां बना लेते हैं, ठीक है, ये हम बना रहे हैं। तो अभी मैंने इसमें आपको समतल को दिखा रहा हूं। तो समतल ये आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स वाई है ये एक समतल में है, ठीक है, इसमें जेड नहीं है। तो समतल माना हम बात ही कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशंस, तो हम यहाँ एक्स और वाई डायमेंशन की बात कर रहे हैं प्लेन में, ये 3D नहीं है, ठीक है, हम प्लेन में बात कर रहे हैं। तो मोशन इन टू डायमेंशन, अगर सपोज ये एक्स वाई तल में ही अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये एक तल है। अगर सिर्फ वाई जेड के अंदर में मोशन हो रहा है तो वो भी एक तल है। अगर सिर्फ जेड एक्स में हो रहा है तो वो भी एक समतल है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा है तो वो प्लेन में नहीं है। तो यहाँ पे हम वही समझ रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में एक जो समतल है, अगर यहाँ पे कोई पोजीशन से कोई पोजीशन पे विस्थापन होता है, मोशन हो रहा है, तो वो कैसे होगा? तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं, और एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम R1 और इसको नाम दे देते हैं हम R2। R1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 और y1, और R2 के है x2 और y2, ठीक है। अब बोला गया है कि इस पॉइंट से ये दो सदिश बना लेते हैं, एक R1 वेक्टर और एक R2 वेक्टर, और पोजीशन कहां शिफ्ट हो रही है? R1 से R2 की ओर। पहले समझ लीजिए, मैं एक इसमें सदिश बना दे रहा हूं, यहां से लिया एक सदिश, ये हो गया, और एक सदिश ये हो गया, ठीक है। इसको आपने नाम दे दोगे R1 वेक्टर, इसको नाम दे दोगे R2 वेक्टर। अब मोशन हो रहा है एक तल में, ये समतल में, प्लेन में हो रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में मोशन हो रहा है। तो R1 से R2 जाने के लिए, तो R1 से R2 जाने के लिए क्या करेंगे? एक तीसरा सदिश हमें बनाना पड़ेगा, एक छोटा सदिश हमें निकालना होता है, ये मान लो, ठीक है। तो विस्थापन हो बेसिकली, तो अगर हम इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका R1 वेक्टर, ये हो गया आपका R2 वेक्टर, और ये हो गया आपका डेल R, ठीक है। डेल R मतलब जो विस्थापन हो रहा है, ये एक सदिश हो गया, और
ये एक सदिश हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एक सदिश हमने दिखाया डेल आर। वो जो विस्थापन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल आर से, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पहले दोनों वेक्टर्स की इक्वेशन को लिख लेते हैं, समीकरणों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम R2 इसमें, इसके बाद हम डेल आर को निकालेंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे R1 वेक्टर ये हो जाएगा आपका क्या, x1 i कैप। देखो x1 दूरी है इस पॉइंट की क्षैतिज में और y1 दूरी है लंबवत में, ऊर्ध्वाधर में, ठीक है, इसलिए x1 और y1। तो ये x1 i कैप आपके x एक्सिस j कैप, यहां लिख देता हूं i कैप और j कैप। वेक्टर दिशा सदिश है ना, तो हर चीज में दिशा चलेगी, प्लस y1 j कैप। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरा R2 वेक्टर क्या है आपका, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये हो गई दूसरी। और हमें निकालना है डेल आर, इस पॉइंट से यहां तक में जो विस्थापन हो रहा है उसे। तो डेल आर मतलब आपका हो जाएगा, डेल आर आपको निकालना है। तो अगर सदिश योग के नियम से हम चले, सदिश योग का नियम क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में अगर क्रमागत दो सदिश है, दो भुजाएं है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो तीसरी विपरीत दिशा की भुजा होती है। तो यहां ध्यान से देखो, अगर इसमें हम वो नियम लगाएं तो ये आपका ये हो गई एक और ये हो गई दूसरी। तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है, वो तीसरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे, यहां पे मैं लिख देता हूं, सदिश योग के नियमानुसार, सदिश योग के नियमानुसार क्या हो जाएगा वहां पे, सदिश योग के नियमानुसार यहां हो जाएगा आपका R1, ये डेल आर वेक्टर है, R1 वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो डेल आर कितना हो जाएगा यहां, डेल आर वेक्टर हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो अब कैसे घटाएंगे यहां पे, R2 माइनस R1 करना है आपको, ठीक है। तो डेल, यहां पे कर लेते हैं, डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कितना है आपका, R2 वेक्टर है आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आ गया हमारा डेल आर वेक्टर का फॉर्मूला, विस्थापन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 को हम कर देते हैं डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप। तो ये हमारा विस्थापन के लिए आ गया। लेकिन अगर हम इसमें और बात करें, विस्थापन के बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मोशन की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये आ गया आपका विस्थापन, माना आपका S आ गया। अगर हम वेग की बात करें, वेग कितना होगा, तो हम जानते हैं कि विस्थापन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम उसका अवकलन कर देते हैं, तो हमारे पास में वेग आ जाता है। तो वेग को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं, v वेक्टर, तो v वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा d बाय डी टी डेल एक्स, सॉरी डेल आर, d बाय डी टी,
ये हो जाएगा आपका डेल आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी टी और डेल आर कितना हो जाएगा आपका डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, ये आ गया। और इसका हम अवकलन कर दे तो डेल एक्स को जब इसका विस्थापन का इसमें हो जाएगा अवकलन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं इसको इसी के टर्म में कर देता हूं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप। तो इसका अवकलन होने पे आपको ये मिलेगा। तो इक्वेशन आ गई आपकी वेग की, और यदि हम त्वरण की बात करें, त्वरण माना ए वेक्टर, यहाँ पे वी वेक्टर, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है इसको हमें जो वी वेक्टर है, जो वेग है, वेग का हमें अवकलन कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, डी बाय डी टी, और ये हो गया आपका वी वेक्टर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, डी बाय डी टी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी अगर हम dv बाई डी टी कर देते तो त्वरण हमें मिल जाएगा। तो मैं त्वरण की फॉर्म में से लिख रहा हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आ गया आपका त्वरण, समतल में त्वरण ये आ गया हमारा, ठीक है। तो त्वरण भी निकल गया, वेग भी निकल गया, और ये हमारा जो स्थापन था वो भी निकल गया। तो चाहे ट्राइंगल बनाओ या फिर पैरेललोग्राम, त्रिभुज बनाओ या समांतर चतुर्भुज, लेकिन वेक्टर एडिशन का जो आंसर है वो नहीं बदलता है, लेकिन सिर्फ तरीका बदलता है। तो आप सभी क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप आज ही आप प्ले स्टोर पे जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।